हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कोचिंग जंक्शन में। मैं हूं शशांक मिश्रा और यहां पर हम देख रहे हैं यूपीएसआई के केजे बैच के लिए हिंदी में अभी तक हमने संधि पढ़ लिया, समास पढ़ लिया, हमने अलंकार भी खत्म कर लिया है और वर्ण विचार भी हमने पिछली क्लास में खत्म कर लिया। अब जो हमको पढ़ना है वह छंद पढ़ना है। छंद चूंकि थोड़ा सा कठिन हो जाता है छात्रों के लिए, क्योंकि वह सतही तौर पर इसका ज्ञान रखते हैं और परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को गलत कराते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सतही तौर पर छंद का ज्ञान नहीं लेंगे और यहाँ पर इसको हम डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे, जिससे आपकी किसी भी प्रकार के प्रश्न यहाँ पर कठिन गलत ना होने पाए और जो है सारे के सारे प्रश्नों को आप आराम से यहाँ पर कर जाएं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूपीएसआई का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच हमारे वहाँ चल रहा है। ऑनलाइन बैच के लिए आप प्ले स्टोर पर जाकर कोचिंग जंक्शन ऐप डाउनलोड कर लें या फिर इस नंबर पर आप संपर्क कर लें। तो यहाँ पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारी साइट भी विजिट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर टारगेटेड बैच मिलेगा, आपको टेस्ट सीरीज और पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो ये ऑनलाइन बैच हो गया। ऑफलाइन बैच प्रयागराज में हमारा शुरू हुआ है और इसके लिए आपको अगर क्लास ऑफलाइन बैच में क्लास करनी है तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी साइट पर विजिट करके भी आप क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम छंद। और छंद में हम यहाँ पर चीज़ों को एक एक करके लिखते हुए चलेंगे और आप उसका नोट्स जो है क्रमवार ढंग से बनाते हुए चलिएगा, जो परीक्षा में आपको काफ़ी मदद करेगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले जान लेते हैं छंद की जो उत्पत्ति है। छंद की उत्पत्ति कैसे हुई यह हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो छंद की उत्पत्ति जो है वैदिक संस्कृत में छिद धातु, वैदिक संस्कृत के छिद धातु से, छिद धातु जो है यह वैदिक संस्कृत में, वैदिक संस्कृत, तो वैदिक संस्कृत में छिद धातु से जो है लौकिक संस्कृत में छद बना। छद शब्द, छंद नहीं छद, यह छद शब्द बना और यह जो है लौकिक भाषा, लौकिक संस्कृत का शब्द है। लौकिक संस्कृत। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि संस्कृत के दो भाग थे, एक वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत उस संस्कृत को कहते थे जिस संस्कृत में यहाँ पर साहित्य लिखे जाते थे, और लौकिक संस्कृत जहाँ पर आम बोलचाल की भाषा का, जिस भाषा में आम लोग जो है बोलचाल के लिए प्रयोग करते थे, उस भाषा को हम लौकिक संस्कृत कहते हैं। तो आपको यहाँ पर समझने में समस्या नहीं हुई होगी कि वैदिक संस्कृत में छिद धातु जो है लौकिक संस्कृत में छद बोला जाता था, मतलब साहित्य में उसको हम छिद लिखते थे और आम बोलचाल में वह छद शब्द के नाम से जाना जाता था। और कालांतर के बाद इसी छद शब्द में क्या हुआ, आसुन प्रत्यय लगने से, आसुन प्रत्यय, ठीक है ना, आसुन प्रत्यय लगने से मैं आपको, जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे तो वहां पे बताऊंगा मैं आपको इक प्रत्यय क्या है, आसुन प्रत्यय क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हम जो है डिटेल से चर्चा करेंगे। तो छद शब्द में क्या हुआ, आसुन प्रत्यय लग जाने से यहां पर छंद शब्द की उत्पत्ति हुई। छंद, छंद शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, वैदिक संस्कृत के छिद धातु शब्द से क्या हुआ, लौकिक संस्कृत में छद बना और छद से क्या हुआ, यह छंद बन गया आसुन प्रत्यय लग जाने की वजह से। ठीक है, तो आपने छंद की उत्पत्ति समझ ली। अब हम छंद का अर्थ समझ लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है। तो छंद जो है यह जो है आच्छादित करना, आच्छादित करना या ढकना, ढकना। एक और इसका अर्थ होता है आह्लादित करना, आह्लादित मतलब होता है प्रसन्न, प्रसन्नता, खुशी। ठीक है, तो अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो क्या होता है, आह्लादित करना, आच्छादित करना या तो ढकना। आच्छादन मतलब होता है ढकना ही। ठीक है, तो इसका अर्थ हो गया। अगर इसकी परिभाषा की हम बात करें तो क्या हो जाएगा इसकी परिभाषा, परिभाषा जिस काव्य पंक्ति में गति, यति, यति है ये, ठीक है, ता है ये, गति, यति, लय, तुक, मात्रा, वर्ण, चरण, इन सभी का ध्यान रखा जाए। जिस काव्य पंक्ति में गति, यति, लय, तुक, मात्रा, चरण या वर्ण को ध्यान में रखकर शब्द योजना की जाए,
उसको क्या बोलेंगे हम? छंद बोलेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, जिस काव्य पंक्ति में गति हो, यति हो, लय हो, तुक, मात्रा, वर्ण और चरण हो, ठीक है, ऐसी काव्य पंक्ति क्या कहलाएगी? छंद कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर नहीं कोई रचना लिखी गई है तो वह जो है छंद मुक्त हो जाएगा। मुक्त छंद जो है काव्य हो जाएगा वह, जिसमें जो है छंदों के इन बातों का, अंगों का ध्यान न रखा गया हो, वह जो छंद मुक्त हो जाएगा। तो चीजें आपको समझ में आ गई। इसकी परिभाषा, छंद की परिभाषा क्या है? जिस काव्य पंक्ति में गति, यति, लय, तुक, मात्रा, वर्ण और चरण को ध्यान में रखकर शब्द योजना किया गया हो। इनकी शब्दों को शब्द जो लिखे गए हैं वह इन सारे जो है अंगों को ध्यान में रखकर लिखे गए हों, इन सारे परिप्रेक्ष्यों को ध्यान में रखकर लिखे गए हों, उसको हम क्या बोलते हैं? छंद बोलते हैं। तो यह समझने में आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। हम एक एक करके समझ लेते हैं। गति क्या है, यति क्या है, लय, तुक, मात्रा और वर्ण, चरण, यह सब क्या है। चलिए हम देखते हैं यह अलग अलग क्या होते हैं। तो जैसे मैं एक दोहा लिखता हूं यहां पर कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए। तोड़े से फिर ना जुड़े, फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। अब हम यहां पर समझ लेते हैं कि गति क्या है, यति क्या है, लय क्या है, तुक क्या है, यह सारी चीजों को यहां पर समझ लेते हैं। जैसे यहां पर रहीम दास जी के इस दोहे की बात करें तो जहां तक लय, अगर हम तुक की बात करें यहां पर, माफ करिएगा, पहले तुक की बात नहीं करें हम, अगर यहां पर हम बात कर लें सबसे पहले गति की। गति किसको बोलेंगे? ठीक है, तो गति किसको बोलेंगे हम? जहां, जिसको भी हम जो है एक प्रवाह में जहां तक पढ़ जाएं, इस काव्य पंक्ति को एक प्रवाह में जहां तक पढ़ जाएं, वह क्या कहलाएगी? गति कहलाएगी। जैसे रहीमन धागा प्रेम का, यहां पर एक प्रवाह में हमने पढ़ा, मत तोड़ो चटका, यह दूसरे प्रवाह में हमने पढ़ा। तो यहां पर क्या हुआ? एक प्रवाह में जहां तक हम पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं। एक प्रवाह में या फिर एक विराम तक, एक विराम तक हम जहां तक जो पढ़ जाएं वह क्या कहलाता है? गति कहलाती है। जैसे रहीमन धागा प्रेम का, यहां पर हमने हम रुक गए यहां पर, ठीक है, यहां पर हमारा अर्धविराम लगा हुआ है, अर्धविराम चिन्ह, तो यहां पर हम रुक गए। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। अब यह दूसरा गति हो गया, ठीक है ना। पहली गति क्या? रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। यहां पर हम जो है 4 जगहों पर रुक रहे हैं। तो यहां पर हमारी 4 जगहों पर जो है हमारा जो प्रवाह हो रहा है, हम जो है 4 जगहों पर रुक रहे हैं। तो हमारी गति क्या हो जाएगी? रहीमन धागा प्रेम का एक गति, दूसरी गति क्या? मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। तो यहां पर गति क्या हो गई? आपको समझ में आ गया। अब हम यति देख लेते हैं। यति किसको बोलेंगे? यति, अगर हम यति की बात कर लें, इन सबको आप लिखते हुए चलिएगा साथ साथ। यति जो है, जहां पर हम रुकते हैं उसी को हम यति कहते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर रहीमन धागा प्रेम का, यहां पर हम रुक गए तो यहां पर यति हो गया, ठीक है ना। यति के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं कि जहां पर हमको रुकना होता है वहां पर एक चिन्ह लगा देते हैं। यह 3 प्रकार से होते हैं। एक होता है अर्धयति, दूसरा होता है पूर्ण यति और तीसरा होता है परिपूर्ण यति। तो जहां पर हम रुकते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? यति। एक प्रवाह में जहां तक पढ़ते हैं उसको जो हम क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं, और जहां पर रुक जाते हैं वह यति कहलाता है, ठीक है। जैसे रहीमन धागा प्रेम का, यहां पर अर्धविराम है, हम रुक गए, अब यह क्या हो गया? यति हो गई, ठीक है। मत तोड़ो छिटकाए, यह जो है दूसरी यति है। यहां पर इस तरह से दूसरी यति को हम इस तरह से एक लाइन से हम खींच के बताते हैं। मैं बताता हूं उसको क्या बोलते हैं भी। तोड़े से फिर ना जुड़े, यहां पर अर्धविराम लग गया, ठीक है, जुड़े गांठ पर जाए। अब यह पूरी पंक्ति खत्म हो गई यहां पर। अब देखिए, जो यति है वह 3 तरह की होती है। तो यह जो चिन्ह है यह अर्धयति का चिन्ह है, अर्धयति। और यह जो चिन्ह है यह पूर्ण यति। एक पंक्ति के पूरा होने पर यह जो चिन्ह लगता है यह पूर्ण यति कहलाता है, ठीक है ना, पूर्ण यति। और पूरी जो है पंक्तियां, दोनों पंक्तियां जो है खत्म हो जाने के बाद क्या होगा? पूरे चरण खत्म हो जाने के बाद, वह काव्य खत्म हो जाने के बाद क्या लगता है? यह 2 पंक्तियां जो है 2 लाइनें यहां पर लग जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं परिपूर्ण यति, परिपूर्ण यति, ठीक है। यहां पर मतलब यह पूरी काव्य पंक्ति जो है खत्म हो गई। तो यति किसको बोलेंगे? जहां पर भी हम रुक जाते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? रुकना या विराम करना, हम जहां पर रुक जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? यति बोलते हैं, ठीक है। यह 3 होते हैं, अर्धयति, पूर्ण यति और परिपूर्ण यति। यह हमने समझ लिया। अब हम देख लेते हैं अब जो है लय।
लय किसको बोलेंगे ये हम देख लेते हैं। दोस्तों, जब हम एक प्रवाह में पढ़ते हैं तो उतार चढ़ाव जो आता है काव्य पंक्तियों के उच्चारण में पढ़ने में, जो उतार चढ़ाव के साथ हम मात्राओं के उतार चढ़ाव के साथ जिसको हम पढ़ते हैं, तो यही उतार चढ़ाव जो है वह क्या कहलाता है? लय कहलाता है। जैसे मैंने पढ़ा कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। यहां पर काव्यात्मक ढंग से हमने इसको जो है एक गे की तरह से इसको मैंने पढ़ दिया। यहां पर एक लय बन रहा है, यहां पर एक प्रवाह बन रहा है और प्रवाह का एक उतार चढ़ाव यहां पर दिख रहा है आपको, मात्राओं का एक उतार चढ़ाव भी आपको यहां पर दिख रहा है। तो यही क्या कहलाता है? आपका लय कहलाता है। यहां पर इसकी परिभाषा अगर देखें तो क्या होगा? स्वरों का आरोह उतार चढ़ाव, मतलब आरोह और अवरोह, या विशेष तरह से ना मात्राओं को भी हम अरेंज करते हुए चलते हैं तो एक लय बन जाता है, एक प्रवाह बन जाता है उच्चारण में उसका। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? लय बोलते हैं। स्वरों का आरोह अवरोह लय कहलाता है। ठीक है, अगर लय की परिभाषा आपको लिखनी है तो यह लिख सकते हैं, स्वरों का उतार चढ़ाव जो है, स्वरों का आरोह अवरोह क्या कहलाता है? लय कहलाता है। और अब हम देख लेते हैं चरण। चरण, चरण या पाद भी बोलते हैं इसको, पाद। चरण या पाद किसको बोलेंगे? देखिए, जहां तक यहां पर, जैसे यहां पर रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। इस पंक्ति में यहां पर इसका जो चौथा हिस्सा है वही क्या कहलाएगा? चरण कहलाएगा। एक काव्य के चौथे हिस्से को हम क्या बोलेंगे? एक जो है चरण बोलेंगे। ठीक है ना, जैसे यहां पर इसका पहला चरण यह हो गया, दूसरा चरण क्या हो जाएगा हमारा? यह मत तोड़ो छिटकाए, तीसरा चरण क्या हो जाएगा? तोड़े से फिर ना जुड़े, फिर चौथा चरण क्या हो जाएगा? जुड़े गांठ पर जाए। तो यहां पर यह चौथा चरण हो जाएगा। तो 4 चरण होते हैं कुल मिलाकर किसी भी काव्य पंक्ति में। ठीक है ना, तो हम चरण की परिभाषा अगर लिखें तो क्या हो जाएगा? यहां पर किसी छंद में किसी छंद का चतुर्थांश, चतुर्थ अंश जो है वह क्या कहलाता है? चरण कहलाता है। तो चरण भी आपने समझ लिया कि चरण किसको बोलते हैं। अब आपका क्या बच गया? गति हो गई, यति, लय, चरण और आपकी मात्रा। दोस्तों, मैंने आपको मात्रा जब पढ़ाया था, जब हम वर्ण विचार पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था मात्रा कि किसी भी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय जो है वह मात्रा कहलाता है। ठीक है ना, तो वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय क्या कहलाता है? मात्रा। ठीक है ना, अब हम वर्ण को देख लें। वर्ण किसको बोलेंगे? यहां पर यही सब थे ना। यहां पर जब हम इसको पढ़ रहे थे परिभाषा में हमने देखा था ना, जिस काव्य पंक्ति में गति हो, यति हो, लय हो, तुक हो, मात्रा हो, वर्ण हो और चरण हो, तो हमने गति तो देख लिया, गति किसको बोलेंगे? यति भी हमने देख लिया क्या होता है, हमने मात्रा भी देख लिया, अब हमने चरण भी देख लिया। अब लय और तुक और वर्ण हमको देखना है, तो इन सारी चीजों को भी हम देखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जो वर्ण है वह क्या होगा? ध्वनि का लिखित रूप। ध्वनि का लिखित रूप। यह वर्ण विचार जब हम पढ़े तो वहां पर हमने वर्ण और मात्रा की परिभाषा देखी थी, तो वर्ण परिभाषा तो बदल नहीं जाएगी यहां पर। तो मात्रा और वर्ण यहां पर क्या हो गया? वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को हम मात्रा कहते हैं, और वर्ण क्या होता है? जो हम बोलते हैं उसी को अगर लिख देते हैं तो वह वर्ण कहलाता है। ठीक है, तो हमने वर्ण भी यहां पर समझ लिया। अब जो है यहां पर हम क्या देख लें? तुक देख लेते हैं कि तुक हम किसको कहेंगे। तो तुक तो आपको पता है, लेकिन इसको मैं इसकी परिभाषा लिखवा देता हूं। वैसे तुक एक सामान्य परिभाषा आपके दिमाग में खुद होगा ही, एक सामान्य समझ तुक के बारे में आपके दिमाग में होगी ही, कि हम यहां पर देख लेते हैं कि चरणों के अंत में आपको चरण के बारे में समझने में कोई समस्या तो होगी नहीं। चरण किसको बोलेंगे हम? जो चौथा अंश होगा वही क्या कहलाएगा? चरण कहलाएगा। ठीक है ना, चरणों के अंत में एक समान वर्ण व मात्रा, वर्ण व
मात्रा वाले शब्द की आवृत्ति, मात्रा की आवृत्ति ऐसे लिख सकते हैं, चरणों के अंत में एक समान वर्ण व मात्रा की आवृत्ति। अगर रिपीटिशन हो रहा है वर्ण की और मात्रा का, ठीक है, तो वह क्या कहलाएगा? तुक कहलाएगा। जैसे इसमें देख लें हम, छिटकाए में यहां पर एक वर्ण का रिपीटिशन हो रहा है, यहां पर छिटकाए, जाए, यहां पर या कर दीजिए, ठीक है, यहां पर या, और या यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपका रिपीट हो रहा है ना, और आ की मात्रा यह भी जो है रिपीट हो रहा है, आय ऊपर भी है और आय नीचे भी है, ठीक है ना। यहां पर इन दोनों का रिपीटिशन हो रहा है, यहां पर इसकी आवृत्ति हो रही है, वह एक मात्रा की और एक वर्ण की, ठीक है ना, एक मात्रा और एक वर्ण, तो यह क्या कहलाएगा? तुक कहलाएगा। यहां पर यह तुकांत हो रहा है, यहां पर तुक से अंत हो रहा है इसका, ठीक है ना। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। तो यह आपको तुक भी समझ में आ गया होगा। आपने गति देख लिया, यति देख लिया, आपने लय भी देख लिया, चरण, मात्रा, वर्ण और तुक, यह सारी चीजें आपने समझ लिया। तो 3 2 5 और यह 2 7, तो यही जो है क्या कहलाते हैं? काव्य के अंग कहलाते हैं। दोस्तों, अगर हम छंद शब्द के प्रयोग की बात करें, सर्वप्रथम छंद शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है, तो छंद जो है, या कुछ बिंदु आप लिख लीजिएगा, छंद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। ठीक है, तो छंद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहां पर हुआ है? ऋग्वेद में हुआ है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि छंद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहां पर हुआ है। छंद का आपने परिभाषा भी देख लिया, छंद का अर्थ भी आपने समझ लिया, उसकी उत्पत्ति भी आपने समझ ली। और छंद के जो जनक हैं, छंद शास्त्र के जनक पिंगल मुनि को मानते हैं। पिंगल मुनि को माना गया है। छंद शास्त्र के जनक कौन है? पिंगल मुनि है। इसी वजह से छंद शास्त्र को हम कभी कभी पिंगल शास्त्र भी कह देते हैं। पिंगल शास्त्र। दोस्तों, जो पिंगल मुनि थे, यह ईसा से 200 वर्ष पूर्व थे, 200 BC, ठीक है। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं हम? छंद शास्त्र को हम पिंगल शास्त्र भी बोल देते हैं, क्योंकि यहां पर इनके जनक कौन माने जाते हैं? पिंगल मुनि माने जाते हैं। यह कुछ फैक्ट्स थे जो आपको यहां पर ध्यान में रखना था, कुछ बिंदु जो आपकी परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, एक चीज और कि जो छंद है, छंदों को वेद का चरण भी कहते हैं। सारे जो वेद लिखे गए वह छंदों में ही तो लिखे गए हैं। इस वजह से इसका आधार है, वेद का आधार क्या है? छंद है। छंद जो है, वेदों में जो पंक्तियां लिखी गई हैं, जो श्लोक लिखे गए हैं, वह छंद में ही लिखे गए हैं, ठीक है। तो यहां पर छंद का सर्वप्रथम प्रयोग आपको यहां पर वेदों में ही दिखता है, ठीक है। यह हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं कि छंद के भेद कितने हैं, छंद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो छंद के भेद, इसको अगर हम देखें तो सबसे पहला जो है हमारा क्या है? यह मात्रिक छंद है। एक एक करके इन सबको देखेंगे हम। मात्रिक छंद। और जो दूसरा है वह वर्णिक छंद, वार्णिक छंद। दोस्तों, निराला के पहले यही 2 छंद के अंग होते थे, यही 2 जो है छंद के भेद होते थे। लेकिन जब निराला आए हिंदी साहित्य में, तो उन्होंने छंद से हटकर भी रचनाएं करी। तो छंद से अलग रचनाएं करी उन्होंने, जिसमें छंद का ध्यान उन्होंने विशेष नहीं रखा। इस वजह से अब जो है एक और छंद जो है यहां पर बन गया, जिसको हम मुक्त छंद बोलते हैं। मुक्त छंद। मूल रूप से छंद यही 2 थे, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। लेकिन निराला के बाद से एक और छंद की उत्पत्ति हुई, वह मुक्त छंद कहलाता है। मतलब यहां पर छंद के सारे नियमों को ध्यान में ना रखकर रचनाएं की जाती थी। निराला ने तो ऐसे ही रचनाएं करी है ना। तो यहां पर मुक्त छंद जो है निराला के बाद से जो है प्रयोग में आया, ठीक है। तो यह आपने समझ लिया। अब हम मात्रिक छंद क्या है, वार्णिक छंद क्या है, इन सबको जो है एक एक करके समझेंगे। मुक्त छंद क्या है, इन सबको एक एक करके हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम मात्रिक छंद को समझते हैं।
पहला हमारा क्या होगा, मात्रिक छंद। तो ऐसे छंद को मात्रिक छंद बोलेंगे जहां पर हम मात्राओं को ध्यान में रखकर रचनाएं करते हैं। ऐसे काव्य पंक्तियां जिनकी रचना जो है मात्राओं को ध्यान में रखकर की जाए, उन पंक्तियों को क्या बोलेंगे, हम मात्रिक छंद बोलेंगे। तो मात्रिक छंद के भी अलग अलग भेद हैं, इनको अलग अलग प्रकार से आधारों पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं, उनको हम समझ लेते हैं। मात्रिक छंद तो आपने समझ लिया, ऐसी काव्य पंक्तियां जहां पर मात्राओं को ध्यान रखा जाए, मात्राओं को ध्यान में रखकर रचना करना, रचित पंक्तियां या फिर रचित काव्य मात्रिक छंद कहलाता है। ठीक है ना। यह आपने मात्रिक छंद को समझ लिया। मात्रिक छंद के अलग अलग हिसाब से हम इसका वर्गीकरण भी कर सकते हैं। इनका जो है अलग अलग आधारों पर इनका हम वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे हम यहां पर देख लें, जो पहला वर्गीकरण हम देख लें, चलिए हम ग्रीन से लिखते हैं इसको। मान लेते हैं पहला जो वर्गीकरण हमारा है, का वाला वर्गीकरण, यह क्या हो जाएगा, पंक्ति में मात्रा के आधार पर, पंक्ति में मात्रा के आधार पर, तो एक पंक्ति में मात्रा के आधार पर, यहां पर एक लिख लीजिए अगर शुरू में लिखना हो तो। एक पंक्ति में मात्रा के आधार पर हम जो है मात्रिक छंद को अगर बांटना चाहें कि एक पंक्ति में कितनी मात्राएं हैं, उस आधार पर हम इसको अगर बांटना चाहें तो दो प्रकार से इसको हम बांट सकते हैं। एक हो जाएगा आपका साधारण। अभी हम सबको समझेंगे, सबके उदाहरणों को भी समझते हुए चलेंगे। पहले हम इनके चीज़ों को लिख लें पहले, उसके बाद से पहले हम इनकी परिभाषाओं को लिख लें और इनको समझ लें, बाद में एक साथ जो है हम सारे छंदों को समझ लेंगे। ठीक है, वो ज़्यादा आसान रहेगा आपको पढ़ने में। ठीक है ना। हम पहले इनके जो भेद हैं उनको पढ़ लेते हैं। बाकी जो छंद है, जैसे दोहा हो गया, चौपाई हो गया, रोला सोरठा, ये सारे जो क्या हैं, इनके उदाहरणों को हम साथ साथ समझते हुए चलेंगे। एक साथ हम सारे छंदों को एक बार में पढ़ लेंगे और उनकी जो परिभाषाएं, उनके जो भेद हैं, उनको हम एक साथ पढ़ लेते हैं। ये काफ़ी आसान होगा आपको समझने में इससे, तो हम इस तरह से करेंगे। ठीक है ना। तो एक पंक्ति में मात्राओं के आधार पर हम दो तरह से इसको बांट सकते हैं। ठीक है ना। साधारण छंद और दूसरा क्या हो जाएगा, दंडक छंद। अब यह क्या होते हैं, इनको हम समझ लेते हैं। साधारण छंद हम बोलेंगे जहां पर एक पंक्ति में 28 तक मात्राएं हों। 28 तक मात्राएं जहां पर होंगी, मतलब 28 मात्राएं हो पूरी पंक्ति में। एक पूरी पंक्ति खत्म होने पर गिना जाए तो यहां पर कितनी मात्राएं हो, 28 मात्राएं ही हो, तो वह जो है साधारण छंद कहलाएगा। बात आपको समझ में आई। हम इसका उदाहरण भी आगे समझेंगे। अभी हम इसकी परिभाषा और इन सारी चीज़ों को समझ ले पहले, बाद में इसके जो हम जो है उदाहरण को भी समझेंगे और साधारण छंदों के जो और भाग हैं उनको भी आगे हम समझेंगे कि दोहा क्या है, रोला क्या है, चौपाई क्या है, यह सारे छप्पे क्या है, ये सारी चीज़ों को एक एक करके हम वहां पर समझ लेंगे। पहले इनका वर्गीकरण देख लें। तो साधारण छंद हम किसको बोलेंगे, जहां पर एक पंक्ति में 28 तक मात्राएं हो, उससे ज्यादा ना हो। 28 से कम मात्राएं हो जाएं, लेकिन 28 से ज्यादा मात्राएं ना हो। जैसे हम दोहे की बात कर ही लेते हैं। यहां पर दोहे में क्या होता है, यहां पे 13 और 11 मात्राएं होती है ना। तो यहां पर 13 और 11 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 20 4 24। तो यहां पर 24 मात्राएं हो रही हैं एक पंक्ति में, 13 11 फिर 13 11, यही ना होता है। अरे एक बार मैं लिख देता हूं, चलिए। यहां पर क्या हो रहा है, आपके दोहे में 13 और दूसरे पंक्ति में क्या, कितनी, दूसरे चरण में कितनी, 11, फिर 13 और चौथे चरण में कितनी, 11। तो यहां पर क्या हो गया, 24 हो गया, और यहां पर भी क्या हो गया, 24 हो गया। यहां पर 28 से कम हो रही हैं, तो यह साधारण छंद है। दोहा क्या है, वो साधारण छंद होता है। तो यह बात आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना। साधारण छंद किसको बोलेंगे, जहां पर एक पंक्ति में 28 तक ही मात्राएं हो, उसको हम क्या बोलेंगे, साधारण छंद बोलेंगे। अब हम देख लें कि दंडक छंद किसको बोलेंगे। दंडक छंद जो है, जहां पर एक पंक्ति में एक पंक्ति में 28 से अधिक मात्राएं हों। जब 28 से अधिक मात्रा होगा तो वह दंडक छंद कहलाएगा। ठीक है ना। जहां पर भी 28 से अधिक मात्राएं हो जाएंगी वह दंडक छंद कहलाएगा। एक चीज और यहां पर आप नोट कर लीजिए कि यहां पर साधारण छंद का प्रयोग हमेशा जो क्या होगा, कोमल छंदों में, कोमल जो है रस में होता है। कोमल रस में
प्रयोग। कोमल रस कौन कौन से होते हैं, जैसे वात्सल्य हो गया, श्रृंगार हो गया, ये सारे जो है कोमल रस कहलाते हैं, ठीक है ना। और यह जो है हमारा कठोर रस में, जब हम रस पढ़ेंगे तो वहां इन सारी चीजों को देखेंगे। कठोर रस, कठोर रस में इसका प्रयोग होता है, जैसे रौद्र हो गया, विभत्स हो गया, वहां पर क्या होगा, दंडक छंद का प्रयोग। दंडक का मतलब होता है एक दंड की तरह से लंबा, यानी जिसको लिखने में काफी लंबा ऐसे लिखा जाए, ठीक है ना। एक मतलब काफी लंबा ऐसे लिखा जाए, ऐसे ना लिखा जाए, इस तरह से, मतलब लंबाई में लिखा जाए, काफी लंबा हो जाए, ठीक है ना, तो उसको दंडक बोलते हैं हम, ठीक है ना। तो चूंकि माफ करिएगा मैंने उल्टा बोल दिया, दंड की तरह से, मतलब एक जो है सीधा यहां पर ऐसे लिखा जाए, इस तरह से, ठीक है ना, सीधा। जब ज्यादा मात्राएं होंगी तो सीधी सी बात है ऐसे दूर तक इसको लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो एक दंड की तरह से एक लंबाई में ऐसा सीधा लिखती हुई चली जाती है, ठीक है ना, इसलिए इसको दंडक भी बोलते हैं। 28 से अधिक मात्राएं हैं तो लंबा तो लिखे, पंक्ति लंबी हो ही जाएगी, ठीक है ना। तो आपको दंडक छंद और साधारण छंद समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब हम समझ लेते हैं और किन आधारों पर इनका वर्गीकरण हो सकता है। जैसे एक पंक्ति में मात्रा के आधार पर तो हमने वर्गीकरण कर लिया, साधारण छंद और दंडक, बड़े आराम से इसको हम समझते हुए चलेंगे, यहां पर आपको परेशानी नहीं होने वाली जिससे आपको, ठीक है। तो अब जो है हम देख लेते हैं अगला वर्गीकरण अपना, खा। यहां पर हमारा अगला वर्गीकरण हो जाएगा चरणों में मात्राओं के आधार पर, चरणों में मात्राओं के आधार पर। आधार पर, अब चरणों में मात्राओं के आधार पर हम इनको किस तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे दोहे की बात अगर कर लें हम, तो वहां पर क्या हो जाता है, यहां पर 4 चरण होते हैं ना, यहां पर 4 चरण होते हैं। इनमें मात्रा, चरणों में मात्रा कितनी है उनके आधार पर इनका कैसे वर्गीकरण कर सकते हैं। इन चारों चरणों में कितनी कितनी मात्राएं हैं, इस आधार पर इनका अगर वर्गीकरण करें तो कैसे हो सकता है इनका वर्गीकरण, वह हम समझ लेते हैं। तो चरणों में मात्राओं के आधार पर इसका वर्गीकरण हम करना चाहें तो हम जो है इसका 3 तरह से वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला हो जाएगा सम, फिर दूसरा हो जाएगा अर्धसम, और तीसरा हो जाएगा विषम, ठीक है ना। यहां पर सम क्या है, अर्धसम क्या है और विषम क्या है, एक एक करके हम यहां पर समझ लेते हैं। जैसे सम की अगर हम बात करें, चलिए रंग बदल लेते हैं हम कलम का अपने। तो अगर हम सम की बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, सभी चरणों में एक तरह की मात्राएं हो, सभी चरणों में समान मात्राएं, सभी चरणों में मात्राएं समान हो, ऐसे लिख लेते हैं, मात्राएं समान हो। जैसे यहां पर 4 पंक्तियां अगर हैं, 4 चरण अगर हैं, तो जितनी मात्रा यहां हो उतनी ही मात्रा यहां पर हो, और उतनी ही मात्रा यहां, और उतनी ही मात्रा यहां पर हो, ठीक है ना। यहां पर अगर 11 है तो यहां पर भी 11 हो, यहां पर भी 11 और यहां पर भी 11, तो वह क्या कहलाएगा, यहां पर सममात्रिक छंद कहलाएगा, ठीक है। इसको समझ गए होंगे आप भाई, इसको समझ तो गए ही होंगे, यहां पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। बस आपको समझते हुए चलना है एक एक करके, यहां पर मैं आपको गाइड करते हुए चल रहा हूं, आप इन चीजों को समझते हुए चल रहे हैं। अब अर्धसम जो है छंद क्या होता है इसको हम देख लेते हैं, जहां पर 2 चरणों में एक तरह की मात्राएं हों और 2 चरणों में एक तरह की मात्राएं हों। जैसे इसको ऐसे लिखते हैं, जब सम चरण में, जब सम चरण में, जब सम चरण में समान, ऐसे नहीं, इसको इस तरह से ना लिखें, इसकी परिभाषा ऐसे लिख लेते हैं हम, जब सम और विषम चरणों में समान समान मात्राएं हों, जब सम व विषम चरणों में समान मात्राएं हों, समान मात्राएं हों, मात्राएं हों। जैसे दोहे की बात अगर करें यहां पर, तो पहले चरण में हम 13 मात्रा देखते हैं, दूसरे चरण में 11 मात्रा, फिर तीसरे चरण में हम 13 मात्रा, और चौथे चरण में 11 मात्राएं। तो आप देख रहे हैं यहां पर सम चरण में जो है, विषम चरण में यहां पर 13 मात्राएं हो जा रही हैं, और सम चरण में 11 मात्राएं हो जा रही हैं, ठीक है ना। तो इसके आधे तरफ एक तरह की मात्राएं बराबर मात्राएं हैं, और आधे तरफ जो है इसके जो है अलग बराबर मात्राएं हैं, तो यह क्या हो जाएगा, अर्धसम हो जाएगा। अब दोहा को हमने समझ लिया, क्या देखा हमने, वो साधारण छंद है क्योंकि 28 से कम मात्राएं हैं, और अर्धसम भी है। दोहा जो है साधारण अर्धसम मात्रिक छंद होता है, ठीक है ना। यहां पर क्या हो रहा है ना, दोहे में क्या होता है 13 11,
यहाँ पर 13 13 13 13 वाले जो मात्राएं हैं वह इधर आ जाती हैं यहाँ पर 13 13, और यह जो है दोनों में दूसरे और चौथे में क्या हो जाता है 11 11। तो इधर 13 13 और इधर 11 11, तो आधा जो है 13 आधा 11, तो यहाँ पर अर्ध सममात्रिक छंद कहलाएगा दोहा, ठीक है ना। यहाँ पर हमने इसको समझ लिया। अब विषम क्या होगा इसको हम देख लेते हैं। परिभाषाएं आप लिखते हुए चलिएगा जिससे आगे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। अब विषम क्या होगा इसको हम देख लेते हैं। विषम जैसे दो अलग अलग छंदों का जहां प्रयोग हो, अलग अलग छंदों का योग, उसको हम क्या बोलेंगे यहां पर विषम मात्रिक छंद बोलेंगे, ठीक है ना। जहां पर दो अलग अलग छंद, जैसे हमने उठा लिया एक पहले यहां पर छप्पय। छप्पय एक छंद होता है, हम छप्पय आगे पढ़ेंगे। छप्पय जो है यहां पर आगे हम इसको पढ़ेंगे, दोहा क्या है, छप्पय क्या है, बरवय क्या है, चौपाई क्या है, इन सारी चीजों को। लेकिन छप्पय की अगर हम बात करें, अभी हम देख लेंगे छप्पय को, तो छप्पय जो है विषम मात्रिक छंद होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि छप्पय जो है दो तरह के छंदों के योग से बनता है, दो तरह के छंदों के योग से बनता है। पहला रोला से बनता है, रोला और उल्लाला। उल्लाला आपके कोर्स में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम उल्लाला को यहां समझ लेते हैं। तो यहां पर जो होता है रोला में क्या होता है, यहां पर 24 मात्राएं होती हैं एक पंक्ति में, यहां पर 24 मात्राएं और यहां पर 28 मात्राएं होती हैं। तो आप यहां पर देख रहे हैं विषम मात्रिक, यहां पर अलग अलग मात्राएं हैं, दोनों छंदों में अलग अलग, दो अलग अलग छंदों का उपयोग हो रहा है, और इसमें यहां पर 24 मात्राएं, यहां पर 28। तो छप्पय यहां पर एक बढ़िया उदाहरण है किसका, हमारे विषम मात्रिक छंद का, ठीक है। तो यहां पर रोला और उल्लाला के संयोग से हम पढ़ेंगे, तब वहां पर डिटेल्स इसको सारे भ्रम आपके वहां पर और अच्छे से दूर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर छप्पय इसका उदाहरण है विषम मात्रिक छंद का। अब हम देख लेते हैं तुक के आधार पर वर्गीकरण। तुक के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है ना। अब तुक के आधार पर इसका किस तरह से वर्गीकरण हो सकता है। तुक हमने देखा है, अभी पीछे हमने तुक की परिभाषा देखी। तुक के आधार पर इसका दो तरह से वर्गीकरण हो सकता है, एक होता है तुकांत और दूसरा क्या हो जाएगा, अतुकांत। जहां पर तुक से अंत होगा किसी पंक्ति का वह तुकांत हो जाएगा, और जहां पे तुक से अंत नहीं होगा वह क्या हो जाएगा, अतुकांत हो जाएगा। तो यह तीन तरह से इसका हम वर्गीकरण कर सकते हैं मात्रिक छंदों का, ठीक है ना। पहला क्या था, हमने देखा था, पहला हमने एक पंक्ति में मात्राओं के आधार पर, दूसरा हमने देखा था चरण में मात्राओं के आधार पर, और तीसरा हमने देख लिया तुक के आधार पर, ठीक है ना। तो यह वर्गीकरण इनका हो गया। अब हम देख लेते हैं वार्णिक छंद। यहां पर वार्णिक छंद किसको बोलते हैं यह हम देख लेते हैं। तो हमारा दूसरा क्या है, वार्णिक छंद। वार्णिक छंद। अब वार्णिक छंद किसको बोलेंगे, जहां पर वर्णों को आधार बनाकर हम पंक्तियां लिखें। जिस काव्य पंक्ति में पंक्ति में वर्णों को आधार बनाया जाए। वर्ण मैंने आपको बताया किसको बोलते हैं, आधार बनाया जाए, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलेंगे हम, वार्णिक छंद बोलेंगे। अब वार्णिक छंदों का भी अलग अलग प्रकार से हम वर्गीकरण कर सकते हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो वार्णिक छंदों का वर्गीकरण जो है हम ठीक उसी तरह से यहां पर भी इसको कर लेंगे। तो यहां पर सबसे पहला जो वर्गीकरण होगा, वहां पर हमने क्या किया था, वहां पर हमने किया था पंक्ति में आने वाले वर्ण मात्राओं के आधार पर। अब यहां पर हम देख लेंगे एक पंक्ति में, एक पंक्ति में वर्णों के आधार पर, वर्णों की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, अगर एक पंक्ति में वर्णों की संख्या की बात करें हम, तो यह भी दो तरह के हो जाएंगे, ठीक है ना। यहां पर पहला हो जाएगा साधारण, ठीक उसी तरह से, और दूसरा हो जाएगा दंडक।
अब साधारण और दंडक का भी वही तरीका होगा यहां पर, लेकिन वहां पर हमने देखा था कि 28 तक मात्राएं होंगी। वहां पर साधारण मात्रिक छंद में आपने क्या देखा था, 28 मात्राएं होंगी तो वह साधारण होगा, और 28 से ज्यादा मात्राएं हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, दंडक हो जाएगा। लेकिन वार्णिक छंदों में 28 नहीं, यहां पर 26 वर्ण होने चाहिए, 26 वर्ण तक होने चाहिए यहां पर, तो वह क्या होगा, हमारा साधारण छंद होगा, ठीक है ना, साधारण वार्णिक छंद होगा। और जहां पर 26 से ज्यादा मात्राएं हो जाएंगी, वर्ण हो जाएंगे, 26 से अधिक, वह क्या हो जाएगा, दंडक हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो द्रुत विलंबित एक छंद है, द्रुत विलंबित, हम आगे देखेंगे इसको, द्रुत विलंबित कौन सा छंद है। तो द्रुत विलंबित छंद में 26 वर्ण होते हैं, तो द्रुत विलंबित इसका एक उदाहरण है, इसको आप उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं, द्रुत विलंबित छंद, ठीक है ना। और अगर इसकी बात करें तो क्या हो जाए, कवित्त, इसको भी हम आगे देखेंगे, कवित्त छंद, ठीक है। तो यह जो है क्या हो जाएगा, दंडक छंद कहलाएगा। अब एक आधार पे तो इसका हमने वर्गीकरण देख लिया। अब जो दूसरा आधार होगा वर्णिक छंदों को वर्गीकृत करने का, वह क्या हो जाएगा, दूसरा जो आधार है उसी तरह से यहां पर हो जाएगा, यहां पर चरणों में वर्णों के आधार पर, चरणों में वर्णों के आधार पर, ठीक है, चरणों में वर्णों के आधार पर, वर्णों के नहीं, वर्णों की संख्या लिख लें, वर्णों की संख्या के आधार पर, कितने वर्ण हैं एक चरण में, इस आधार पर इसका कैसे वर्गीकरण हो सकता है। यहां पर भी हम जो है 3 तरह से इसका वर्गीकरण करेंगे, ठीक है ना। यहां पर क्या हो जाएगा, सम, दूसरा हो जाएगा अर्धसम, और तीसरा क्या हो जाएगा, विषम, ठीक है। ठीक उसी तरह से होगा जहां पर भी जो है समान वर्ण दिखे आपको अलग अलग चरणों में, तो वह जो सम हो जाएगा, पूरे चरण में समान वर्ण दिखे तो वह क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। और जहां पर भी अर्धसम, मतलब क्या हो जाएगा, जहां पर एक तरफ जो है आपको एक संख्या के वर्ण दिखे और दूसरी तरफ जो है दूसरे तरह के वर्ण दिखे, मतलब संख्या जो है समान समान हो, अलग अलग जो है उन पर, जैसे मैं आपको बताऊं, पहले चरण में और तीसरे चरण में समान वर्ण हो, और दूसरे और चौथे चरण में एक समान वर्ण हो, ठीक है, संख्या समान हो दोनों सबकी, तो वह क्या कहलाएंगे, अर्धसम कहलाएंगे। और जहां पर भी ऐसे सभी में जो है यहां पर वर्णों की संख्या समान होगी, वहां पर क्या हो जाएगा, समवर्णिक छंद हो जाएगा, ठीक है ना। और विषम वार्णिक छंद, हिंदी में इसका कोई भी उदाहरण आपको नहीं मिलता है, हिंदी में विषम वार्णिक छंद का कोई भी उदाहरण आपको नहीं मिलेगा, या संस्कृत में होते हैं, इस वजह से हमको तो यह पढ़ना भी नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर हमने देख लिया चरणों में वर्गों के आधार पर कितने इसके वर्गीकरण हो सकते हैं, तो 3 वर्गीकरण हो सकते हैं। अब हम देख लेते हैं तीसरा क्या वर्गीकरण होगा इसका जो है तीसरा वर्गीकरण, हम क्या कर सकते हैं कि तुक के आधार पर, गा, तुक के आधार पर, तो क्या हो जाएगा, तुकांत, और दूसरा क्या हो जाएगा, अतुकांत, ठीक है। जहां पर तुक मिलते हो वो तुकांत हो जाएगा, और जहां पर तुक नहीं मिलते हो वह तुकांत हो जाएगा। और अगला एक और वर्गीकरण कर सकते हैं गणों के आधार पर। अभी हम देखते हैं गण क्या होते हैं, ठीक है ना, गणों के क्रम के आधार पर। तो अगर गणों के क्रम के आधार पर हम बात करें तो पहला क्या हो जाएगा, गणबद्ध हो जाएगा। आप कंफ्यूज मत होइए या फिर दुखी मत होइए, निराश मत होइए, हम गणों को देखें, गण किसको बोलते हैं हम समझेंगे अभी, क्रमवार ढंग से। गणबद्ध हो जाएगा, और दूसरा गणमुक्त, ठीक है। तो यह जो है एक और आधार हो गया हमारा जो है इसको वर्गीकृत करने का। यह जो है वार्णिक छंदों के लिए गणों की संख्या को हम ध्यान में रखते हैं। कभी कभी जो है मात्रिक छंदों में भी हम गणों को जो है ध्यान में रखकर चलते हैं, ठीक है ना, तो वह भी हम देख लेते हैं अभी। तो यहां पर हम सबसे पहले गण समझ लेते हैं, गण किसको कहते हैं, फिर हम आगे बढ़ें तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। गण क्या है यह हम समझ लेते हैं। तो गण जैसे आपको पता है, सामान्य अर्थों में अगर गण को देखें तो वह क्या होता है, समूह को कहते हैं, लोगों के समूह को गण कहते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन यहां पर जो गण है वह समूह से नहीं होगा, जनता के समूह या फिर समूह से नहीं होगा। जहां पर भी जो है जैसे सेवक गण, जनगण, तो यहां पर जब लोगों का समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गण बोलते हैं। लेकिन यहां पर क्या होगा, 3 काव्य शास्त्र में
अगर गण का अर्थ देखें तो क्या हो जाएगा यहां पर, 3 वर्णों का समूह, 3 वर्णों का समूह। यह क्या है हम इसको समझेंगे, ठीक है ना। पहले इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं कि गण किसको बोलेंगे, ठीक है ना। तो गण जो है वह क्या हो जाएगा, 3 वर्णों का समूह जो है, एक मिनट मैंने इसको मिटा दिया, 3 वर्णों का समूह जो है वह क्या कहलाएगा, गण कहलाएगा, ठीक है ना। अगर इसकी हम परिभाषा देखें गण की, तो क्या हो जाएगी परिभाषा, इसकी परिभाषा बस यही हो जाएगी, मैंने यहां लिख भी दिया है, उसको क्या ही लिखना, कि 3 वर्णों के समूह को काव्य शास्त्र में ऐसे लिखें इसको, काव्य शास्त्र में तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। इसका एक सूत्र भी होता है, ठीक है ना, जिससे हम गणों को आसानी से पता कर सकते हैं। ऐसे लिख लीजिए, इसे निम्नलिखित सूत्र से संस्कृत के सूत्र हैं ये सब, मतलब काव्यशास्त्र के सूत्र हैं, सूत्र से प्राप्त करते हैं, प्राप्त या ज्ञात करते हैं। चलिए इसको प्राप्त नहीं, हम ज्ञात ही लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, से ज्ञात करते हैं। अब यह सूत्र क्या है हम देख लेते हैं इसको, क्या है सूत्र, या माता राज भान सलगा। यह अभी आपके ऊपर से निकल गया होगा, मैंने यह क्या लिख दिया, आप इसको लिखते चलिए, मैं इसको समझाता हुआ चलता हूं, ठीक है ना। यह माता राजभान सलगा, यह जो है सूत्र है जिससे हम गणों को निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जो गण है आपके क्या हो जाएंगे, यहां पर या से या गण बनता है, मां से मां गण बनता है, ता से ता गण, रा से रगण, जा से जगण, भा से भगण, ना से नगण, सा से सगण। ये ला और जो गा है ना, यह सगण को पूरा करने के लिए ला और गा है, इससे कोई गण नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो यह आपको ध्यान में रखना है, इसको दग्धाक्षर बोलते हैं, दग्धाक्षर। यह जो है यह ला और गा, यह सा के पूरण के लिए, पूरक के लिए कार्य करते हैं, ठीक है ना, यह दग्धाक्षर कहलाते हैं, ठीक है ना। इतने डिटेल में आपको नहीं जानना है, फिर भी अगर आप छंद पढ़ रहे हैं तो इन सारी चीजों को जानते हुए चलिए, ठीक है ना। यह माता राजभान सलगा, यह आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, यह सूत्र आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। अब इससे हम अलग अलग गणों को कैसे निकालते हैं इसको हम समझ लेते हैं। चलिए अगले पेज पर इसको हम देखते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, यह माता राजभान सलगा, यह हमने यहां पर लिख दिया। इससे अलग अलग गण कैसे बनेंगे, पहला होगा यगण, यगण, यगण में क्या होगा यहां पर आपका या, तो यहां पर कितना वर्ण है, इसका जो है मात्रा कितनी है, यहां पर एक है ना, यहां पर या में मात्रा कितनी है, या में एक ही मात्रा है ना, और मां में कितनी मात्रा है, 2 मात्रा है, और ता में कितनी मात्रा है, 2 मात्रा है। तो यगण में जो मात्रा हो क्या हो जाएगा, 1 2 2 इसकी मात्रा हो जाएगी, ठीक है ना, और मात्राओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है ना। यहां से शुरू करेंगे, जो भी गण होगा वहां से 2 आगे के वर्णों को हम लेंगे। जैसे मगण की बात करें, अगर मगण की बात करें तो मा ता और रा यह तीनों लिए जाएंगे, ठीक है ना। तो मां में कितनी मात्रा है, 2 मात्रा है, ता में कितनी मात्रा है, 2 मात्रा है, रा में कितनी मात्रा है, 2 मात्रा है। तो यहां पर कुल मात्राओं की संख्या 6 है, ठीक है ना। अभी हम देखेंगे कैसे यहां पे शब्द बनेंगे। तो यगण में 1 2 और 2, मगण में 2 2 और 2, मां पे आ की मात्रा है ना, यहां पर जब यहां मां पे आ की मात्रा है तो यहां पर 2 हो जाएगा, फिर ता में भी यहां पर 2 की मात्रा है तो यह भी 2 हो जाएगा, रा में भी आ की मात्रा है तो यह भी 2 हो जाएगा। जहां पर बड़ा आ की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा या बड़ा उ की मात्रा होता है वहां पर क्या हो जाता है, गुरु की मात्रा लगती है, और जहां पर एक मात्रा लघु मात्रा होगी वहां पर जो है ह्रस्व मात्रा यानी लघु की मात्रा लगेगी, ठीक है ना। तो यहां पर आपने देखा आ की मात्रा है, बड़ा आ की मात्रा है ना, दीर्घ है, ता भी दीर्घ है और रा भी दीर्घ है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर गुरु गुरु और गुरु, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मगण क्या हो जाएगा, यहां पर गुरु गुरु और गुरु, यहां पर 6 मात्राएं हो जाएंगी। यहां पर मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं, इसको साफ करके मैं फिर से लिख देता हूं, एक मिनट।
चलिए इसको हटा के फिर से लिख देते हैं यहां पर। य माता राजभान सलगा। ठीक है, तो यहां पर मगड़ भी आपने देख लिया। अब आप यहां पर क्या आएगा, यगण से या से यगण, मां से मगड़, अब ता से क्या आएगा, तगण। यहां पर ता से क्या हो जाएगा, तगण हो जाएगा। ठीक है ना, अब तगण में क्या होगा, यहां पर ता से शुरू करिए। ता में कितनी मात्रा है, 2 की मात्रा है, गुरु मात्रा है। रा में क्या है, 2 की मात्रा है। और जा में क्या है, यहां पर 1 की मात्रा है, तो लघु मात्रा है। तगड़ में क्या हो जाएगा, गुरु गुरु और लघु। यहां पर कितनी मात्राएं हो जाएंगी, कुल 5 मात्राएं। यहां पर क्या हो जाएगा, 5 मात्राएं कुल हो जाएंगी। ठीक है ना, अब तगण हो गया। अब रा से आएगा, रा से क्या हो जाएगा, रगण हो जाएगा, रगण। रगण में मात्राएं क्या हो जाएंगी यहां पर। अभी हम मात्राओं को अलग से समझेंगे कि मात्राओं को कैसे गिना जाता है। छंद शुरू करेंगे उससे पहले हम जो है मात्राओं को अच्छे से समझ लेंगे। मात्रिक छंद हम पढ़ेंगे तो वहां पे मात्राओं को कैसे गिना जाता है बहुत डिटेल में समझेंगे वहां पर। ठीक है, तो यहां पर रगण में क्या हो जाएगा, रा से शुरू करिए। यहां पर रा में कितनी मात्रा है, 2 की मात्रा है, तो यहां पर गुरु। जा में कितनी की मात्रा है, जा में 1 की मात्रा है। और भा में कितने की मात्रा है, 2 की मात्रा है। 3 तक लेंगे, जहां से शुरू करेंगे वहां से 2 और आगे तक। ठीक है ना, तो कुल यहां पर कितनी मात्राएं होंगी, 5 मात्राएं हो गई। ठीक है ना, रगण भी हो गया। अब यगण, मगण, तगण, रगण। अब आएगा क्या, जगण की बारी आएगी, तो यह जगण हो गया। ठीक है ना, अब जगण में क्या मात्रा होगी, आप देखिए यहां पर जा तो सिंगल है। ठीक है ना, तो जा यहां पर लघु मात्रा हो। भा यहां पर भा है तो यह दीर्घ है। और ना जो यहां पर क्या है, ना आपका यहां पर लघु है। यहां पर लघु, गुरु और लघु, यहां पर 4 हो गई। ठीक है ना, अब आगे किसकी बारी आएगी, भा की, यानी भगण। भगण की बारी, यह लिखते हुए चलिएगा आप, इसको जो है लिखते हुए और समझते हुए चलिएगा आप। ठीक है ना, अब भगण में क्या हो जाएगा, भा में कितने की मात्रा है, 2 की मात्रा है। यह काफी अभी काम आएगा, मैं आपकी अभी जो है आगे आपको सब स्पष्ट हो जाएगा। अगर आपके लिए नया है तो आगे सब स्पष्ट होता चला जाएगा। ठीक है ना, तो भगण की बात करें अगर, तो भा में दीर्घ मात्रा है, फिर ना है, यहां पर ना क्या है, लघु है। ठीक है ना, और यहां पर सा भी क्या है, लघु है। तो भगण में क्या हो जाएगा, दीर्घ लघु लघु, भान स। ठीक है ना, यह कितनी हो जाएगी, यहां पर मात्रा 4 हो जाएगी। ठीक है ना, भा और फिर ना, यहां पर नगण आ जाएगा आप, नगण। तो नगण में क्या हो जाएगा आपका यहां पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, लघु, फिर यहां पर लघु और यहां पर लघु, यानी यहां पर कितना हो जाएगा, 3 मात्राएं हो जाएंगी। ठीक है ना, अब अगला क्या हो जाएगा, सा के बाद नगण हो गया, अब सगण। ठीक है ना, यहां पर क्या हो जाएगा, यह सगण। सगण, सगण में क्या मात्राएं हो जाएंगी, स और ल और गा, यह जो इनके 2 पूरक हो जाएंगे। ठीक है ना, इनको भी तो सा को पूरा करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना, तो सा को पूरा करने के लिए 2 आगे, तो सा जो है सिंगल है इसलिए लघु मात्रा, ल भी सिंगल है लघु मात्रा, और गा जो है 2 है, तो 1 1 2, यहां पर क्या हो गया, 4 मात्राएं हो गई। ठीक है, यह आपने समझ लिया कैसे मात्राओं का निर्धारण यहां पर हमने यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण और नगण के लिए और सगण के लिए हमने किया। अब जैसे यहां पर हम देख लें यगण से कौन सा शब्द बन सकता है, एक उदाहरण देख लेते हैं इसका। हम रंग बदल लेते हैं, मतलब पेन का रंग बदल लेते हैं, आदमी तो रंग बदलता भी है वैसे भी। तो यहां पर जैसे मैंने लिखा एक शब्द हमारा, हमारा, यहां पर तो वही हो रहा है ना, लघु दीर्घ दीर्घ, लघु दीर्घ दीर्घ। तो हमारा जो शब्द है वह किस गण का हो जाएगा, यगण का हो जाएगा। ठीक है ना, आपको अब समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब छंद लिखते हैं तो ऐसे ही तो शब्द वहां पर होते हैं। तो वहां पर हमारा, यहां पर एक शब्द है हमारा, यह किस गण का हो गया, अब हमारा यगण का हो गया। ठीक है ना, अब मगड़ के लिए कोई एक शब्द सोचिए, जैसे हम कह सकते हैं मगड़ के लिए, मगड़ में क्या है, दीर्घ दीर्घ दीर्घ। ठीक है ना, यहां पर क्या हो रहा है, जैसे मैंने लिख दिया पांचाली, पांचाली। यहां पर देखिए दीर्घ, दीर्घ और दीर्घ, यहां तीनों में दीर्घ है। ठीक है, तो यहां पर यह पांचाली। अब तगण की अगर बात करें तो यहां पर क्या है, यहां पर तो यहां पर तगण की बात अगर हम करें तो जैसे दीर्घ दीर्घ और लघु, जैसे बहुत सारे हो सकते हैं, राजेश, राजेश भी हो सकता है, राकेश भी हो सकता है, बहुत सारे शब्द ऐसे हो सकते हैं। यहां पर दीर्घ दीर्घ और लघु इस तरह से। ठीक है ना, अगर रगण की बात करें तो यहां पर क्या है, रगण में दीर्घ लघु और दीर्घ है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दीर्घ। तो यहां से क्या हो जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा, दीर्घ लघु और दीर्घ से बनाइए कोई शब्द, वासना। चलिए हमने एक शब्द लिखा यहां पर, वासना, कामना, यह सारे दीर्घ लघु और दीर्घ, दीर्घ लघु और दीर्घ। ठीक है ना, इस तरह से यह बन गया। ठीक है ना, इसी तरह से इन सब के भी बनेंगे। जगण का हम देख लेते हैं, लघु दीर्घ फिर लघु, तो क्या हो जाएगा, सुरेश। अगर हम सुरेश की बात करें,
सुरेश। तो यहाँ पर लघु, दीर्घ और लघु की बात आई ना। अब भगण की बात करें तो दीर्घ, लघु, लघु, तो यह तो हमारी भारत माता, भारत। दीर्घ, लघु, लघु, दीर्घ, लघु, लघु है ना यहाँ पर, तो दीर्घ, लघु, लघु से एक शब्द ऐसा बन गया। अब नगड़ की बात करें तो लघु, 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 आप कुछ भी कर दीजिए, रगड़ कर दीजिए, कलम कर दीजिए, कलम, लघु, 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 ठीक है ना। तो यह जो है यह हो गया, ठीक है ना। अगर हम सगण की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा सगण, सगण में क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर लिख दें हम, रमता लिख दीजिए, रमता। तो यहाँ पर ता जो है दीर्घ है, फिर लघु लघु है, ठीक है, लघु लघु और दीर्घ, ठीक है ना। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से शब्दों का निर्माण होता है और जो शब्द होते हैं वह अलग अलग वर्ण के होते हैं, ठीक है ना। तो यह हमारे गण हो गए, ठीक है ना। अब हम छंदों का, हम मात्राओं का किस तरह से गणना करते हैं इसको भी हम समझते हुए चलते हैं, ठीक है। तो मात्राओं को, अच्छा हमने यहाँ पर गण देख लिया पूरा, ठीक है ना। गण क्या होते हैं और अलग अलग जो छंद होते हैं उनको हमने यहाँ पर देख लिया, छंदों के कितने वर्गीकरण हो सकते हैं, किन किन आधारों पर वर्गीकरण हो सकते हैं, यह हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम मात्राओं का जो है यहाँ पर किस तरह से मात्राओं को गिनते हैं वह देखेंगे, और अलग अलग छंदों को यहाँ पर मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, उनके उदाहरण के साथ अगली क्लास में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी के लिए हम इतना ही देखते हैं, फिर अगली क्लास में हम बाकी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मुस्कुराते रहिए और खूब पढ़ते रहिए।